हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विकास शुक्ला और आपका स्वागत है फ्रॉम आईएएस में। आज की हमारी पहली क्लास है भारतीय अर्थव्यवस्था के। इस क्लास में हम ये समझेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के बेसिक फीचर्स क्या हैं, और साथ ही साथ ये देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है। आज इस पूरे लेक्चर्स में हम पहले देखेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है अर्थव्यवस्था का, अर्थव्यवस्था के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, किस विभाजित किया जा किन प्रकारों में इसको विभाजित किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। और साथ में हम देखेंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी को किस कैटेगरी में रखा जाता है और क्यों। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था के बारे में अर्थशास्त्री परिभाषा देते हुए कहते हैं कि अर्थव्यवस्था वह सुपरिभाषित क्षेत्र है जहां पे आर्थिक गतिविधियां संपादित होती हैं। क्या कहते हैं कि अर्थव्यवस्था एक सुपरिभाषित क्षेत्र है जहां पर आर्थिक गतिविधियां संपादित होती हैं। आर्थिक गतिविधियां क्या है? आर्थिक गतिविधियां हैं उत्पादन, वितरण, उपभोग, मूल्य निर्धारण आदि आदि। तो आर्थिक गतिविधियां जहां संपादित होती हैं एक सुपरिभाषित क्षेत्र, वो क्षेत्र क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था के लिए आप बेसिक देखेंगे तो उसकी कई सीमाएं होती हैं। भौगोलिक सीमा होती है, आर्थिक सीमा होती है, राजनीतिक सीमा होती है। इन पे हम डिस्कस करेंगे जब हम नेशनल इनकम का पोर्शन पढ़ाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को परिभाषित कैसे करें। परिभाषा के लिए स्पष्ट परिभाषा का अभाव है, लेकिन एक बहुत ही सुंदर परिभाषा इन्वेस्टोपीडिया देता है अर्थव्यवस्था के बारे में। वो क्या कहता है कि एन इकोनॉमी is the large set of interrelated production, consumption and exchange activities, and that aid in determining the scarce sources of the scarce sources are allotted। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होती है कि वो लार्ज सेट होती है परस्पर निर्भर आर्थिक गतिविधियों के। कैसी आर्थिक गतिविधियां? उत्पादन, उपभोग और एक दूसरे से एक्सचेंज होती हैं, आदान प्रदान होती हैं। और उसमें क्या होता है कि जो स्केयर रिसोर्सेस हैं, जो दुर्लभ रिसोर्सेस हैं, उन दुर्लभ रिसोर्सेस का एलोकेशन होता है, ऑप्टिमम यूज होता है। ऐसे जो इंटररिलेटेड सेट हैं एक्टिविटीज का, वो क्या कही जाती हैं? इकोनॉमी कही जाती है। अब एक बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अर्थव्यवस्था में जो गतिविधियां होती हैं, तो उन गतिविधियों के संपादन के लिए क्या क्या ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए, क्या ऐसी सेंटर प्रॉब्लम है इकोनॉमी पे जिस पे डिस्कस किया जाना चाहिए, या जिसके कारण से अर्थव्यवस्था को पढ़ने की जरूरत महसूस हुई। तो अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था की सेंटर प्रॉब्लम पे बात करें, अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं हैं। इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। पहली समस्या क्या है कि क्या उत्पादन हो, व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस। उत्पादन तो हमने निर्धारित कर लिया, अब कैसे उसको उत्पादन करें। और तीसरा है टू हुम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए उत्पादन हो। इसको एक एक को हम समझते हैं। अर्थव्यवस्था जो है वो 3 केंद्रीय समस्याओं पे केंद्रित होती है। इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए अर्थशास्त्री अनेक आर्थिक गतिविधियों, अनेक आर्थिक नीतियों
का बनाते हैं, क्रियान्वयन करते हैं। 3 समस्याएं क्या हैं? पहली समस्या है कि क्या उत्पादन, उत्पादन क्या हो, इसको समझते हैं कि अर्थव्यवस्था में कई सेक्टर हैं जिन पे उत्पादन हो सकता है, जैसे उपभोक्ता वस्तुएं हैं, सैन्य वस्तुएं हैं, पूंजीगत वस्तुएं हैं। यानी अलग अलग देखें तो प्रोड्यूसर, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर के सामने ये समस्या होती है कि क्या बनाए, बिस्किट चॉकलेट ये बनाए, सैन्य साजो सामान बनाए, पूंजीगत मशीनें बनाए, कंप्यूटर बनाए, गाड़ियां बनाए। तो इस तरह से बहुत तरह के जरूरतें होती हैं। वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं। इन्हीं रिसोर्सेस, लिमिटेड रिसोर्सेस से इसमें से किसका उत्पादन करें, किस पे फोकस करें, क्या स्थानीय जरूरतें हैं, इसका निर्धारण करना एक पहली समस्या है कि उत्पादन क्या हो। दूसरी समस्या क्या है कि उत्पादन कैसे हो। उत्पादन कैसे हो का मतलब क्या हुआ कि जब हमारे पास उत्पादन के 2 तरह के साधन हैं, एक है पूंजीगत, दूसरा क्या है? श्रम प्रधान। यानी जो हमारे उत्पादन का तरीका हो वो कैसा हो, वो पूंजीगत उत्पादन हो, मशीनों के माध्यम से हो, या श्रम प्रधान हो। ये कि उस देश की सिचुएशन जैसी है, जैसे भारत के संदर्भ में जहाँ पे मानव संसाधन असीमित मात्रा में उपलब्ध है वहाँ पे श्रम प्रधान तकनीक, और जहाँ पे श्रम कम है जैसे जापान है, यूएसए है, तो वहाँ पे क्या है? पूंजीगत तकनीक। तो ये अर्थशास्त्रियों के समक्ष हमेशा समस्या होती है कि उत्पादन कैसे किया जाए। तीसरी जो समस्या आती है वो होती है कि किसके लिए उत्पादन हो, यानी अर्थव्यवस्था में कौन सा सेक्शन को कितनी रिक्वायरमेंट है जिससे कि ऑप्टिमम वेलफेयर प्राप्त किया जाए, उस आधार पे उत्पादन हो। जाहिर सी बात है कि उद्यमी के लिए उत्पादन हो, यानी पूंजीगत, उपभोक्ता के लिए हो, यानी उपभोक्ता वस्तुएं हो, ठीक है, या अन्य किसी के लिए उत्पादन हो। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं हैं, क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, और किसके लिए उत्पादन हो। इन्हीं तीनों केंद्रीय समस्याओं के समाधान में हेतु पूरी आर्थिक जो नीतियां हैं वो निर्भर हैं और इन्हीं तीनों समस्याओं का समाधान करती है। तो अब हम जब समझ गए हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या हैं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है। अर्थव्यवस्थाओं को कितने प्रकार में बांटा जाता है, कितने भागों में इसको वर्गीकृत किया जाता है। तो अर्थव्यवस्थाओं को बांटने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे उसमें एक पहला तरीका है कि स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार का मतलब कि जो उत्पादन के साधन है, जो उत्पादन गतिविधियां हैं, उस पर कौन डिक्टेट करेगा, कौन उसका लीडर होगा या किसका एक अधिकार होगा। इस आधार पे 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं देखने में आती हैं। पहला है पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसी तरह से विकास के आधार पर, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं, वहां भी 3 तरह की मानी जाती हैं। एक विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरा विकासशील अर्थव्यवस्था, और तीसरा अल्पविकसित। इनका हम अभी आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्थाओं के क्लासिफिकेशन के और भी आधार हैं, जैसे व्यापार के आधार पर। व्यापार के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं कैसी होती हैं? बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करती हो, अपने स्वयं के उत्पादन पर निर्भर हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने उत्पादन के साथ साथ दूसरे पर भी, दूसरे देशों के साथ व्यापार करती हो, उसे क्या कहेंगे? खुली अर्थव्यवस्था। इसी तरह अर्थव्यवस्थाओं के मापन का एक और भी आधार है निर्भरता के आधार पर। आजकल काफी चर्चा है। तीन तरह की अर्थव्यवस्थाएं यहाँ होती हैं, निर्भर अर्थव्यवस्था,
आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और परस्पर निर्भर। यानी कोई अर्थव्यवस्था अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किस तरह से निर्भर है, क्या उस आधार पे अर्थव्यवस्थाएं तीन तरह की होती हैं। एक हुआ आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, यानी उसको अपनी सारी जरूरतें खुद पूरी होती हैं, उसे दूसरे किसी देश से आयात करने की जरूरत नहीं है। दूसरा हुआ निर्भर अर्थव्यवस्था। निर्भर अर्थव्यवस्था का मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रही है और उसे व्यापार के माध्यम से, आयात के माध्यम से अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए आयात करना पड़ता है, बाहर से सामान मंगवाना पड़ता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को निर्भर अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तीसरा है परस्पर निर्भर, यानी ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं तो कुछ हद तक आत्मनिर्भर हैं, अपनी कुछ जरूरतें पूरी कर लेती हैं, जबकि कुछ जरूरतों के लिए उनको इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्थाओं का ये विभाजन और भी कई तरह से हो सकता है, हम इन सब पे आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में स्वामित्व के आधार पे जो विभाजन होता है, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके गुण दोष क्या हैं, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला ये हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा क्या है? ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर स्वामित्व किसका हो? निजी क्षेत्र का हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे स्वामित्व निजी क्षेत्र का हो, सरकारी हस्तक्षेप यहां न होता हो और लाभ की प्रेरणा हो। खुली बाजार प्रणाली हो, प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिस्पर्धी हो यानी निजी स्वामित्व हो, लाभ की प्रेरणा हो, खुली बाजार प्रणाली हो, प्रतिस्पर्धा हो। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं? ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पश्चिमी यूरोप के देश, यूएसए, ये सब क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एक अच्छे मॉडल हैं। अगर ये अर्थव्यवस्था है तो इसमें क्या समस्याएं हैं और क्या इसके गुण हैं, इन पे अगर ध्यान दें, गुणों में देखें, पहला जो गुण है, अगर इनके गुण और दोषों पे चर्चा करें, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है वो गुण क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता। सबसे बड़ा इनका गुण है, सबसे बड़ा गुड फैक्टर है कि यहाँ पे इकोनॉमिकली फ्री होते हैं एक कंपनियां, लोग, जो आर्थिक गतिविधियां अपने मर्जी से संपादित कर सके। जब व्यक्ति इकोनॉमिकली फ्री होगा, इस पे कोई सरकारी नियंत्रण नहीं होगा, सरकार की भूमिका सीमित होगी, तो वो क्या कर पाएंगे? तीव्र निर्णय ले पाएंगे। अगर व्यक्ति फ्री है इकोनॉमिकली और आर्थिक डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है, तो वो क्या करेगा? तीव्र निर्णय ले पाएगा। इससे होगा आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। इसके अलावा उपभोक्ता को महत्व, इस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता किंग होता है, उपभोक्ता का बहुत ज्यादा महत्व होता है और उपभोक्ता के कल्याण के लिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपभोक्ता अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कंपनियां उपभोक्ताओं को बहुत सारी छूट देती हैं, बहुत सारे लाभ का प्रोत्साहन देती हैं। इसमें उपभोक्ता का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा जब आर्थिक स्वतंत्रता होगी, निर्णय तीव्र लिया जाएगा, तो जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, क्योंकि उपभोक्ता को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा है, तो ऐसे में क्या होता है? दक्षता आती है। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं वो बहुत ही ऑप्टिमम लेवल पे होती हैं, बहुत ही इफिशिएंट होती हैं, में संसाधनों का अपव्यय नहीं होता।
जैसे सरकारी क्षेत्र में माना कहा जाता है कि यहाँ पे संसाधनों का बहुत अपव्यय होता है और जो काम कम संसाधनों में हो सकता है उसके लिए बहुत अधिक संसाधन व्यय किए जाते हैं। वो समस्या यहाँ नहीं आती, यहाँ पे उत्पादन बिल्कुल दक्षता के साथ होता है और इस दक्षता के कारण राष्ट्रीय आय बढ़ती ही बढ़ती है और संपत्ति जो है, संपत्ति का संरक्षण होता है, यानी दक्ष उत्पादन होता है जिससे राष्ट्रीय आय एक तरफ बढ़ती है, दूसरी तरफ संसाधनों और संपत्ति का संरक्षण होता है। जैसा कि इसमें हम लोग आगे समझ लिए कि अगर इतना कंपटीशन है तो इस कंपटीशन में कीमत स्तर सदैव नीची बनी रहती है। कीमत स्तर नीची बनी रहने का फायदा ये है कि हमेशा उपभोक्ताओं को लाभ होगा, प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ जाएगी। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि भारत में दूरसंचार की पहले क्या कीमतें थी, प्रतिस्पर्धा बढ़ा, उपभोक्ता को अपनी तरफ आकर्षित करने की ज़रूरतें बढ़ी, तो आप देखिए किस तरह से कीमतें मोबाइल नेटवर्क की और इंटरनेट की ये सब कम होती। तो इसकी एक बड़ी खासियत मानी जाती है कि कीमत स्तर बहुत कम होता है। इसके अलावा बहुत बड़ी इसका बहुत बड़ी क्वालिटी या बहुत बड़ा गुण माना जाता है तीव्र विकास। अर्थव्यवस्थाएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं और क्योंकि यहाँ पे निर्णय तुरंत होता है, इफिशिएंट होता है और यहाँ पे वो व्यक्ति जो प्रतिस्पर्धा में नहीं रह पाता वो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाता है और केवल दक्ष व्यक्ति उत्पादन करते हैं। इससे आर्थिक विकास बहुत तेजी से होता है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं जहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं बहुत तेजी से बढ़ी हैं। आप पूरा यूरोप देख लीजिए, अमेरिका देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका या और भी जहाँ पे पूंजीवादी प्रणाली को अपनाया गया वहाँ अर्थव्यवस्थाएं बहुत तेजी से बढ़ी। ओवरऑल जो कंक्लूजन है वो ये है कि जीवन स्तर बहुत सुधरता है। जो इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में स्वतंत्रता होती है व्यक्तियों की और इनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं प्राइवेट प्लेयर्स, इसके कारण से यहाँ पे उपभोक्ताओं का जीवन स्तर बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा जीवन स्तर जीते हैं, गुड लाइफ स्टाइल होती है। और जो कि विकास और कल्याण का अंतिम चरण है या अंतिम परिणति है या अंतिम लक्ष्य है वो यहाँ प्राप्त होता दिखता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के गुण ही गुण हैं या इसकी कुछ सीमाएं भी हैं? आइए इनके दोषों पे चर्चा करें। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा दोष है वो इस बात को लेके है कि पूंजीवादी प्रणाली में प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा में एक कमजोर पक्ष होता है और दूसरा मजबूत पक्ष होता है। जब भी प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा, तो हमेशा कमजोर पक्ष क्या हो जाएगा, मार्केट से बाहर हो जाएगा और यहाँ पे मजबूत पक्ष क्या हो जाएगा, कमजोर पक्ष के भी मार्केट क्षेत्र पे अधिकार कर लेगा और धीरे धीरे स्थितियां ऐसी होती जाएंगी कि कुछ मजबूत जो होंगे उनको उत्पराष्ट्रीय आय का अधिकांश भाग मिल जाएगा और बाकी लोग क्या हो जाएंगे, प्रतिस्पर्धा से बाहर होते जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, इससे समाज में बहुत बड़ी विषमता का जन्म होगा। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दोष ये है, इससे समाज में विषमता बढ़ती है। कोई क्षेत्र बहुत डेवलप हो जाता है और कोई क्षेत्र पीछे छूट जाता है। इससे क्षेत्रीय विषमता भी होती है, इससे व्यक्ति स्तर पर भी विषमता होती है, इससे समुदाय स्तर पर भी विषमता होती है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक ये बहुत बड़ा दोष है। दूसरा क्या है, शोषण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ की प्रेरणा बहुत चरम पे होती है और इन लाभ को कमाने के लिए व्यक्ति क्या करते हैं, शोषण का भी सहारा लेते हैं और एक्सप्लॉयटेशन पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं की बहुत ही आम समस्या है, ये देखी जाती है। ये इसकी बहुत बड़ी
इसके अलावा पूंजीवादी व्यवस्था में एक और बड़ी समस्या देखी जाती है कि जब विषमता होगी तो जाहिर सी बात है कि इसमें वर्ग बनेंगे। एक बन गया पूंजीपति का वर्ग और दूसरा वर्ग बन गया श्रमिकों का वर्ग, या कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, ये शोषकों का वर्ग है और ये वर्ग बन जाएगा शोषितों का। जब दो वर्ग बनते चले जाएंगे, सारे संपत्ति का अधिकांश हिस्सा कुछ लोगों के पास केंद्रित हो जाएगा, बाकी लोग संपत्ति से महरूम होते जाएंगे। इससे क्या होगा, समाज में वैमनस्य बढ़ेगा और वैमनस्य जब बढ़ेगा तो समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति, जो किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं मानी। यानी इसका जो तीसरा दोष है वो क्या है, वर्ग संघर्ष। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक ये समस्याएं देखी गई कि वर्ग संघर्ष पाया जाता है। तीसरी बात, इसके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, यहाँ लाभ की प्रेरणा बहुत चरम पे होती है और पूंजीपति या उद्यमी या एंटरप्रेन्योर अपने लाभ के लिए संसाधनों का मनमाना उपयोग करता है। और ये देखा गया है कि वो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति बिल्कुल भी सचेत नहीं होता। तो ये यहाँ पे होता क्या है कि राष्ट्रीय आय के संसाधनों का अपव्यय होता है। बहुत बड़ा बिंदु ये है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए। यहाँ पे जो उद्यमी है, उद्यमी को सिर्फ और सिर्फ लाभ की प्रेरणा दिखती है और इस लाभ के वशीभूत, ये लाभ के मद में अंधा होकर ये संसाधनों का बहुत अपव्यय करता है। और ये संसाधन जो कि राष्ट्रीय संपत्ति है और इनका नुकसान होता है। इसके बड़ा अच्छा उदाहरण आप देख सकते हैं कि आज बहुत जो इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री हैं वहाँ पे एनवायरमेंट पोल्यूशन की बड़ी समस्या है कि वहाँ पे संसाधन के प्रति लोग केयरनेसनेस नहीं दिखी, ये समस्याएं हैं। तो ओवरऑल संसाधनों का बड़ा अपव्यय होता है। इस कारण से भी पूंजीवादी प्रणाली में का ये दोष है। इसके अलावा जब उद्यमी लाभ की प्रेरणा से काम करेगा और उस लाभ की प्रेरणा से काम करने के बाद उद्यमी को अगर लाभ कहीं नहीं दिखता मिला, वो क्या करेगा, वहां से तुरंत पलायन करेगा, वहां वो रुकेगा नहीं। और ऐसी स्थिति में जब उद्यमी वहां रुकेगा नहीं, उद्यमी में पलायन की प्रवृत्ति होगी। दूसरी चीज, अगर कोई आर्थिक झटके आए तो कोई संभालने वाला नहीं होगा, क्योंकि निजी क्षेत्र, निजी व्यक्ति कोई में अपने माइक्रो अप्रोच होता है, वो सिर्फ अपने इंडस्ट्री, अपने कार्यों के प्रति समर्पित होता है। ऐसे में अगर कोई इकोनॉमिक झटका आया तो होता क्या है कि अर्थव्यवस्था में अस्थिरता बहुत तेजी से बढ़ती है, अस्थिरता की कंडीशन पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में बहुत तेजी से कीमतें उठने या कीमतें गिरने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था के कोलैप्स करने के बहुत ज्यादा खतरे होते हैं। यही कारण है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लोग ये मानते हैं कि ये अर्थव्यवस्था बहुत ही अस्थिर होती है। इसके अलावा जैसा कि हम लोग बात डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ की प्रेरणा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, तो वहां से कल्याण की भावना नदारत रहेगी, कल्याण का अभाव पाया जाएगा, जो कि मानवता और जो कल्याणपरक राज्य हैं इन दोनों की भावना के विपरीत है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये दोष पाए जाते हैं कि विषमता होती है, शोषण होता है, वर्ग संघर्ष होता है, संसाधनों का बहुत ज्यादा अपव्यय होता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं बहुत ही अस्थिर होती हैं और इनमें कल्याण का अभाव होता है। ओवरऑल हमने डिस्कशन किया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण क्या है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दोष क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का हमने विभाजन बताया था स्वामित्व के आधार पे, पूंजीवादी,
समाजवादी और मिश्रित। हम आते हैं अब समाजवादी पे। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, यहाँ पे स्वामित्व जो होता है, स्वामित्व सरकार का होता है या राज्य का होता है। यहाँ पे प्रेरणा क्या होती है, यहाँ प्रेरणा होती है कल्याण करने की। यहाँ सरकार लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करती है बल्कि कल्याण के उद्देश्य से काम करती है। और यहाँ पे जो यहाँ समानता पर जोर दिया जाता है। वहां किस पे जोर दिया जाता था, वहां स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ पर जोर दिया जाता था और स्वामित्व किसके पास था, निजी क्षेत्र के पास था। लेकिन इसके बिल्कुल उलट जो समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां स्वामित्व होता है सरकार का या राज्य का। प्रेरणा क्या होते हैं, कल्याण के, प्रेरणा कल्याण होता है और इसमें जो उद्देश्य है वो क्या है, समानता है, सबको बराबर मिले, सबको उसकी आवश्यकता के अनुसार मिले। तो अब विचार ये करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के गुण क्या है और फिर विचार करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के दोष क्या हैं। अगर गुणों पे हम चर्चा करें, देखिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उनके जो दोष हैं उन्हीं दोषों का निराकरण करता है समाजवादी। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो गुण हैं वही क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के लिमिटेशन है या इसकी सीमाएं हैं। तो हम एक एक करके चर्चा करते हैं। गुण क्या है, सबसे पहला गुण है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। यानी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो राष्ट्र की संपत्ति को, तो राष्ट्र के संसाधन हैं उनका क्या करता है, अनुकूलतम प्रयोग करता है। राज्य जो होता है वो राष्ट्र के संसाधनों का संरक्षक होता है और इन संसाधनों को वो बर्बाद नहीं करना चाहता और उनका अनुकूलतम प्रयोग करता है। अनुकूलतम प्रयोग का क्या मतलब है कि न्यूनतम लागत और अधिकतम लाभ, यानी न्यूनतम लागत पर ये अधिकतम लाभ की बात करता है। ये राष्ट्र जो है ये न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु प्रयास करता है। इस कारण से यहाँ पे संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है। दूसरी इसकी क्या है, दूसरा इसका लाभ ये है कि जब सरकार होती है, सरकार लाभ की प्रेरणा से काम नहीं करती। सरकार क्या करती है, सरकार का उद्देश्य होता है सबका कल्याण। तो ये क्या करती है, ये क्षेत्रीय स्तर पे, सामुदायिक स्तर पे और व्यक्तिगत स्तर पे काम करती है। यानी वो क्षेत्रीय विकास भी करती है, सामुदायिक विकास भी करती है, व्यक्तिगत स्तर पे विकास भी करती है, वस्तु के स्तर पर विकास करती है। यानी जो सरकारें हैं वो ऐसी आर्थिक गतिविधियों पे संलग्न होती हैं जिससे भौगोलिक क्षेत्रीय विकास भी बराबर हो। ठीक है, बिहार में भी वही काम हो, बंगाल में भी वैसा ही काम हो, महाराष्ट्र में भी वैसा काम हो। इसके अलावा सेक्टर वाइज पूंजीवादी जो सेक्टर है वहाँ पे भी वैसा काम हो, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगे। कंजम्पशन वाले सेक्टर हैं वहाँ पे भी सरकार इंटरवेंशन करती है। सैन्य साजो सामान है वहाँ भी सरकार का इंटरवेंशन होता है। तो इस तरह से जो सरकारें हैं वो सभी सेक्टर पे काम करती हैं और इससे क्या होता है, संतुलित विकास होता है। जैसा कि हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देख चुके हैं कि वहां पे विकास क्या था, असंतुलित था। एक क्षेत्र में मतलब क्षेत्रीय झुकाव की तरफ रहता है, यहाँ पे क्या होगा, संतुलित विकास होगा। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ा गुण है। तीसरी बात, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें उपभोक्ता को महत्व तो है
लेकिन उसमें उपभोक्ता को वही चीजें मिल सकती हैं जो उसकी क्रय सामर्थ्य में हो। यानी अगर आपके पास क्रय सामर्थ्य नहीं है तो आप उस किसी भी वस्तु के उपभोग से वंचित होंगे। लेकिन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का ये गुण है कि यहाँ आपको, अगर आप क्रय शक्ति नहीं धारित करते हैं तब भी आपको उपभोक्ता की जो नेसेसरी जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं। अतः सच्चे अर्थों में उपभोक्ता का कल्याण कहाँ होता है? समाजवादी व्यवस्था। वहाँ उपभोक्ता का महत्व होता है, यहाँ उपभोक्ता का कल्याण होता है, क्योंकि उसके पास परचेजिंग पावर न रहते हुए भी वो अपनी अति आवश्यक जरूरतों से महरूम नहीं होता। ये सरकार का दायित्व होता है कि वो उसे उपलब्ध कराए। इसके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपने देखा अस्थिरता का गुण बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि वहां पे बस संरक्षक की भूमिका में कोई नहीं होता। हर व्यक्ति अपने निहित स्वार्थ और लाभ की प्रेरणा से काम करता है। ऐसे में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वित्तीय झटकों से लड़ने की इसका सामर्थ्य कम होता है, वहां पे अस्थिरता बहुत ज्यादा होती है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसके विपरीत होता है। यहाँ पे जो वित्तीय जो झटके हैं, इनसे लड़ने के लिए सरकार होती है। सरकार बेल आउट पैकेज देके, प्रोत्साहन देके, निवेश करके, निवेश के माध्यम से, बेल आउट पैकेज के माध्यम से वो क्या करता है? अर्थव्यवस्था को संरक्षित करने का प्रयास करता है। अतः ये कहा जाता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं अपेक्षाकृत स्थिर अर्थव्यवस्था होती हैं और इनका एक बेसिक गुण क्या है? स्थिरता। इसके अलावा असमानता में कमी। जैसा कि आप लोग देखें कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें उपभोक्ता का कल्याण बहुत महत्वपूर्ण होता है और उपभोक्ता के कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें क्षेत्रीय विकास होता है, संतुलित विकास होता है। इससे क्या होता है कि असमानता में कमी आती है, चाहे वो असमानता व्यक्तिगत स्तर पे हो, चाहे वो असमानता सामुदायिक स्तर पे हो, चाहे वो असमानता क्षेत्रीय स्तर पे हो। इन सब में क्या होती है? कमी की प्रवृत्ति देखी जाती है और समानता लाती है। इस कारण से समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं, समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं की का एक गुण है असमानता में कमी। इसके अलावा तीव्र विकास, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वोच्च संस्था होती है, किसी भी देश की जो सर्वोच्च संस्था है वो क्या है? सरकार है। एक संप्रभु सरकार है और संप्रभु सरकार क्या करती है कि अर्थव्यवस्थाओं को, जब ये आर्थिक गतिविधियां करती है तो इसके पास सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होती है, सर्वोच्च निर्णय लेने का सामर्थ्य होता है और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ही इंटेंसिटी से करती है, बहुत तीव्र गति से काम कर सकती है। इससे क्या होता है? तीव्र आर्थिक विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही साथ जब अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता कल्याण में रहेगा, संतुलित विकास होगा, असमानता में कमी आएगी, तो यहाँ पे वर्ग का कल्पना जो होती है वो नहीं होती और वर्ग संघर्ष नहीं होता। ये भी समाज में क्या होती है? शांति स्थापित रहती है और सभी की जो जरूरतें हैं वो पूरी होती हैं। ऐसी स्थिति में वर्ग संघर्ष की स्थिति यहाँ पे नहीं जाती है। इसके अलावा सरकार जो है, सरकार का उद्देश्य क्या है? सरकार का उद्देश्य है वेलफेयर। सरकार कोई प्रॉफिट अर्नर का एंटिटी नहीं है, सरकार कोई प्रॉफिट अर्नर कंपनी नहीं है। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि उपभोक्ता के कल्याण को बढ़ावा देना, और वो उपभोक्ता के कल्याण और उपभोक्ता के हित में ही सारा काम करती है। इस कारण से ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में शोषण का तत्व नहीं पाया जाता। यहाँ पे सभी व्यक्ति की सभी आवश्यकताएं जो हैं
आवश्यक आवश्यकता, विलासिता की बात नहीं करेंगे, सभी व्यक्ति की सभी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति का दायित्व तो होता है सरकार के पास। इस कारण से ऐसी इन अर्थव्यवस्थाओं में, समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में शोषण का तत्व नहीं पाया जाता और ये अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं, शोषण फ्री होती हैं, समानता पे आधारित होती है। तो ये तो रहा पूंजीवादी और अभी समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं, ये रहा समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं का गुण। अब देखते हैं कि इनमें दोष क्या है, क्या इनकी लिमिटेशंस हैं। तो देखिए, एक पहली बात तो ये है कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, जब तक उसमें स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होती तब तक वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होता, इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं लिए जाते और निष्क्रियता होती है, दक्षता की कमी होती है। इसी तरह से स्वतंत्रता का अभाव पाया जाता है। इसमें सरकार आपको जो देना चाहती है उपभोक्ता को वही प्राप्त होता है। नवीन विचार जो होते हैं इनका सम्मान नहीं होता है, न तो नवीन विचारों का सम्मान होता है, नवीन खोज नहीं होते या नव प्रवर्तन नहीं होता। इस कारण से आर्थिक विकास बहुत ही अवरुद्ध हो जाता है और एक बने बनाए ढर्रे पे ही अर्थव्यवस्था चलती रहती है। तो ये इसका एक बड़ा दोष है। दूसरी बात, इसमें शक्ति का केंद्रीकरण होता है। सारी शक्ति सेंट्रलाइज हो जाती है सरकार के पास और इससे क्या होता है, शक्ति के केंद्रीकरण से शोषण का जन्म होता है, भाई भतीजावाद का जन्म होता है, भाई भतीजावाद का जन्म होता है, योग्य व्यक्ति के स्थान पे, योग्यता के स्थान पे रिश्वत, धन या धनी का महत्व बढ़ जाता है या जो रिश्वत देता है उसका महत्व बढ़ जाता है। इससे क्या होती है, धीरे धीरे जो दक्षता होती है अर्थव्यवस्था की वो समाप्त होती जाती है। ये इसकी एक गंभीर समस्या है। साथ ही साथ आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनको करने के लिए एक बहुत बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है प्रेरणा। अगर प्रेरणा है तो उस प्रेरणा के वशीभूत इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं और आगे बढ़ते हैं। भले ही लाभ की भावना क्यों ना हो, लेकिन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका होती है लाभ की प्रेरणा। इस अर्थव्यवस्था में लाभ की प्रेरणा का अभाव होता है, इस कारण से इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाधित होती हैं। आपके पास इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां आप देख सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं अपने समय के अपनी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सकी और बाद में उनको क्रमिक रूप से अपने आप को बदलना पड़ा। तो प्रेरणा का अभाव एक बड़ी समस्या है समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के। साथ ही साथ संसाधनों का अपव्यय, ये अनुभविक प्रमाण है कि जो भी सरकारी संस्थान हैं वो क्या करते हैं, वो संसाधनों का अपव्यय करते हैं, अदक्ष प्रयोग करते हैं। अदक्ष प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे नव प्रवर्तन नहीं होता। नव प्रवर्तन यानी नए तरीके से, नई तकनीक से किसी काम को करना, तो नव प्रवर्तन का अभाव पाया जाता है। परंपरागत एक्टिविटीज वो करते जाते हैं। इस कारण से ये क्या होते हैं, अदक्ष होते हैं और अदक्षता क्या करता है, अपव्यय, संसाधनों के अपव्यय का कारण बनता है। एक बड़ी जो समस्या इसकी है वो है संसाधनों का अपव्यय। इसके अलावा समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में इकोनॉमिक डिसीजंस या अदर डिसीजंस के लेने में बहुत समय लगता है, क्योंकि इसमें एक लाल फीताशाही का पूरा क्रम चलता है। यहाँ से आप फाइल्स आगे बढ़ती चली जाती हैं, बहुत समय लगता है। जबकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी का लाभ लेने के लिए आपको क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, आपको तुरंत एक्शन में आना पड़ता है। तो ये समस्या क्या होती है यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखी जाती है। यहाँ लाल फीताशाही या फिर प्रक्रियागत विलंबता के कारण यहाँ निर्णय में देरी होती है, जो कि आर्थिक गतिविधियों के लिए उचित नहीं है।
साथ ही साथ अदक्षता पाई जाती है, संसाधनों का अपव्यय होता है और अदक्ष होता है, क्योंकि यहाँ पे योग्य का जो योग्यता है इसका महत्व कम होता है, या योग्यता का सही तरह से प्रयोग नहीं हो पाता। इस कारण से यहाँ अदक्षता की स्थिति देखी जाती है। इसी के साथ साथ नवप्रवर्तन का अभाव, जैसा कि हमने कहा, और प्रतियोगिता का भी अभाव पाया जाता है। उपभोक्ताओं को वही मिलता है जो सरकार निश्चित करती है, या जो सर्वाधिकार प्राप्त संस्था है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, वो जो निर्धारित करती है वही उसको मिलता है। इस कारण से यहाँ पे प्रतियोगिता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, भारत में अगर आपको रेलवे से यात्रा करनी है तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप भारतीय रेल से यात्रा करें। अगर दूसरी कंपनियां भी होती तो हो सकता है कि उसमें आपको कम दर पे और बेहतर गुणवत्ता की सेवाएं मिलती। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि जब भारत में एकमात्र फोन हुआ करता था BSNL, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आप BSNL या MTNL से आप सेवाएं लेते थे। अब क्या हुआ, अब बहुत सारी कंपनियां आई, उससे क्या हुआ, एक तो कीमतें बहुत कम हुई, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव हुई। तो ये इसका फायदा जो होता है, प्रतियोगिता रहती है तो वेलफेयर होता है। तो प्रतियोगिता का अभाव भी समाजवादी अर्थव्यवस्था की एक आम समस्या है। ठीक, तो एक बड़ा विमर्श रहा अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कि अर्थव्यवस्था के कौन से मॉडल को लिया जाए। बड़ा विमर्श रहा अर्थव्यवस्था की कौन से मॉडल को लिया जाए। तो इस पे काफी विचार विमर्श हुआ और एक नया मॉडल उभर के आया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पे सार्वजनिक और निजी दोनों का सह अस्तित्व होता है। यानी कुछ एक्टिविटीज यहाँ पे निजी क्षेत्र द्वारा भी की जाती हैं, कुछ एक्टिविटीज सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा भी की जाती हैं, और दोनों का सह अस्तित्व होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे आर्थिक गतिविधियों में कुछ जो अति महत्व के क्षेत्र हैं, जैसे बांध हुआ, विद्युत हुआ, रेलवे हुआ, या डिफेंस से संबंधित एक्टिविटीज हुई, वो क्या होते हैं? वो सरकार के नियंत्रण में होते हैं। और जो सामान्य आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो कहाँ होती है? वो निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दी जाती हैं। सरकार की यहाँ पे भूमिका उत्पादक की तुलना में और रेगुलेटर की ज्यादा होती है, यानी सरकार रेगुलेटर की भूमिका में होती है। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं क्या होती हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। दूसरा, इन अर्थव्यवस्थाओं में नियोजन पाया जाता है। यानी यहाँ पे सरकारें, अक्सर ये देखा जाता है कि सरकार इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोशन देने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या करती हैं? नियोजन की रणनीति अपनाती है। तो ये इसका एक बेसिक अभिलक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, यहाँ पे नियोजन पाया जाता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या होती हैं? पंचवर्षीय योजनाएं होती। इसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण की भावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है सरकार और डायरेक्ट भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में संलग्न होती है। तो यहाँ पे सामाजिक कल्याण की भावना को बहुत महत्व दिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में नियंत्रित मूल्य तंत्र होता है, यानी सरकार अनावश्यक जो कीमत वृद्धि है और जो छल के माध्यम से लाभ कमाने की प्रवृत्ति है, कालाबाजारी है, इन सबको नियंत्रित करती है। और इस कारण से यहाँ पे क्या होते हैं? नियंत्रित मूल्य तंत्र पाया जाता है। यहाँ पे सरकार की भूमिका उपस्थित होती है। सरकार एक महत्वपूर्ण भूमिका में होती है, विनियामक की भी भूमिका में होती है और डायरेक्ट प्रोड्यूसर की भी भूमिका में होती है। और इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा
अर्थव्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण वो है, जिसमें सरकार निजी क्षेत्र के ऊपर नियंत्रण रखती है, निजी क्षेत्र के कुछ सामाजिक दायित्व निर्धारित करती है, जैसे भारत में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये क्या होती है, यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा को भी महत्व दिया जाता है। ठीक है, ये रहा मिश्रित अर्थव्यवस्था के अभिलक्षण। मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में भी वही गुण और दोष विद्यमान हैं जिन पे हमने आगे चर्चा की है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के दोष हैं तो यहाँ पे भी हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के जो दोष हैं तो यहाँ पर भी हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये एक अच्छा इनोवेटिव विचार है ये, इसके तहत कि कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे सरकार काम करती है, जैसे आधार संरचना में, ठीक है, जैसे कि सुरक्षा में, जैसे कि दीर्घकालिक जो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आज करते हैं, रेवेन्यू आने में बहुत समय लगता है। ऐसी स्थितियों में सरकार खुद निवेशक की भूमिका में होती है, जबकि जो सामान्य उपभोक्ता वस्तुएं हैं उनमें कौन है, वो क्या है, वो सरकार निजी क्षेत्र के लिए छोड़ देती है। बस उसकी भूमिका क्या होती है, यहाँ पे निजी क्षेत्र के लिए रेगुलेटर की होती है। इस तरह से जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुणों का समावेश किया गया है और दोनों के दोषों को छोड़ दिया गया। ठीक है, अब हम एक कंपैरेटिव स्टडी देखते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसा तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक तुलनात्मक विश्लेषण हम करते हैं और हम इसको देखते हैं कुछ तथ्यों पर। सबसे पहला तथ्य है दर्शन। क्या दर्शन है तीनों अर्थव्यवस्थाओं में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दर्शन क्या है? स्वतंत्रता। यहाँ पे स्वतंत्रता को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसको महत्व दिया जाता है? समानता को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था में वेलफेयर, कल्याण को सबसे ज्यादा महत्व प्राप्त होता है। इसी तरह से स्वामित्व अगर देखें तो निजी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वामित्व क्या होता है? निजी होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक स्वामित्व होता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का सह अस्तित्व पाया जाता है। सरकारी भूमिका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी भूमिका अनुपस्थित होती है, लगभग अनुपस्थित होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रणकारी भूमिका में सरकार होती है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होती है? वो एक निर्देशक की भूमिका में होती है। वो विनियमन करती है लेकिन एक गाइडेंस देती है केवल। इसी तरह प्रेरणा क्या होता है? यहाँ लाभ की प्रेरणा होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, यहाँ कल्याण की प्रेरणा होती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं में दोनों प्रेरणाएं पाई जाती है, यहाँ कल्याण भी पाया जाता है और लाभ भी पाया जाता है। इसी तरह प्रतियोगिता तो यहाँ पे उपस्थित होती है, बहुत टफ कंपटीशन होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में एकमात्र प्रोड्यूसर गवर्नमेंट होती है, तो इसलिए यहाँ पे प्रतियोगिता क्या होती है? अनुपस्थित होती है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की इतनी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आंशिक उपस्थिति प्रतियोगिता की पाई जाती है। नियोजन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अनुपस्थित रहती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उपस्थित होती है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में भी नियोजन की उपस्थिति सीमित होती है। स्थिरता के अगर पैमाने से देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं बहुत अधिक अस्थिर होती हैं, इनमें स्थिरता का अभाव पाया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं और मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं दोनों स्थिर अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। यहाँ पे कीमतों में बहुत ज्यादा
उतार चढ़ाव की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। तो हमने आज देखा कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्थाओं का विभाजन के आधार पे हमने देखा। तो एक आधार हमने डील किया स्वामित्व के आधार पे, 3 तरह की अर्थव्यवस्थाएं बताया, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। इन अर्थव्यवस्थाओं के गुण दोषों की विवेचना किया। यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं कि निम्न में से कौन सी इसकी विशेषता नहीं है, कौन सी इसकी विशेषता है। इसको आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में और इसके आगे डिटेल करेंगे और इसमें फिर अर्थव्यवस्थाओं को देखेंगे, किस तरह से अर्थव्यवस्थाओं के अलग अलग सेक्टर में क्या पैमाने हैं विकास के आधार पे, अन्य आधार पे। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस सेक्टर में आती है, उसके क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये सब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।